तो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन के बारे में। मिक्चुरेशन क्या होता है? अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बात करूं, मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन। यूरिनेशन तो सबको पता होगा क्या होता है। यूरिन को पास करना, सिंपल सी भाषा में। तो ये जो यूरिनेशन है, इसी को ही हम साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन क्या है? कॉमनली यूरिनेशन है। अब ये यूरिनेशन कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर आपको एक डायग्राम इधर विजिबल होगा, इसको देखिए। आप सबने फील किया होगा, मान लेते हैं आप में से कोई भी अभी मतलब यूरिनेशन फील कर रहा है कि हमें यूरिन को पास करना है, ठीक है। एंड आप लोगों को लग रहा है, किसी को भी, सब अपने माइंड में कुछ भी मान लेते हो, कोई भी मान लो कि हमें यूरिन फील हो रहा है, लेकिन वहां आसपास कोई टॉयलेट नहीं है या कोई अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है कि हम वहां पे यूरिन को पास कर सके। तो आप सबने ये फील किया होगा कि अगर वहां पे टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो यूरिन के पास होने के प्रोसीजर को काफी टाइम तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और कई बार तो ऐसा होता है पूरा पूरा दिन भी कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आपने कभी ऐसा कभी कुछ किया हो तो। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोसेस है यूरिनेशन, या जिसको हम बायोलॉजिकली बोल रहे हैं मिक्चुरेशन, ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ वॉल्यूंट्री प्रोसेस। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या है? ये हमारी विल में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब पास करना है, कब पास नहीं करना है, काफी हद तक। लेकिन आपने बेबी के अंदर देखा होगा, जब एक बच्चा ज्यादातर आप मान लो 4 से 5 साल तक का होता है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। चलो 4-5 भी ज्यादा बोल रही हूँ, कम से कम 2 से 3 साल मान लो, 1 से 3 या 3 साल तो मान लो मिनिमम। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा है उसका जो यूरिनेशन है वो इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि उसके विल के अंदर नहीं होता, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसका जब मन करता है वो यूरिन पास कर लेता है। उनको ऐसा नहीं है कि हमें अभी यूरिन पास करने के लिए जाना है या हमें कोई ऐसी अर्ज हो रही है। तो जो बेबी होते हैं, मतलब आप ये समझ लो 5 साल से छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर यूरिनेशन प्रोसेस इनवॉलंटरी है, लेकिन आफ्टर दैट ये क्या बन जाता है? वॉलंटरी बन जाता है। अब अगर हमारे विल में है, इसका मतलब क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप। अब सबसे पहले बात करते हैं दोबारा अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, पेयर ऑफ किडनी है। किडनी से 2 पाइप राइज होती है इस तरीके से, जो यूरिन को कलेक्ट करती है। उनको हम बोलते हैं यूरेटर। और उसके बाद यूरेटर के बाद एक ब्लैडर होता है। इस ब्लैडर के अंदर क्या होता है? ये यूरेटर ओपन हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो ब्लैडर है, ये क्या काम करता है? यूरिन को टेम्परली स्टोर करता है। और उसके बाद एक ओपनिंग है यहाँ पे, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रा, जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन हमारा पास हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये वाला जो आप इधर डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, ये वाला ये यूरिनरी ब्लैडर का ही एग्जाम्पल का ही डायग्राम है। तो हमने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को बनाया है। ये ब्लैडर क्या होता है? सैक लाइक होता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? एक्सपेंड हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी ये जो वॉल है ना, आउटसाइडर वाली वॉल, ये वॉल हमारे पास ना मसल की बनी होती है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, इसकी वॉल किससे बनी हुई है? मसल्स की बनी हुई। इस मसल्स को बोलते हैं डेट्रूसर मसल। मसल का नेम याद करना है, मर्जी है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद करना है, आप कर सकते हो कि जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो वॉल होती है, वॉल में क्या होती है? डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे यूरेटर से यूरिन आ रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है।
जब हमारा ये ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है ना यूरिन से, एकदम पूरा फुल हो गया, यूरिन यहाँ पे भर चुका है सारा फ्लूइड, तो जब ये फिल हो जाता है तो जो हमारी ये जो वॉल होती है ना, इस वॉल पे क्या होते हैं, इस वॉल पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच का मतलब क्या है कि फुल होने पे क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, इसकी वॉल पे। और वॉल किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है। मसल में क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है। तो जैसे ही इस पे ये प्रेशर डलता है ना, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्टिवेट होने के बाद इसके जो न्यूरॉन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन के साथ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये सेंसरी एक न्यूरॉन होता है जो सेंस करता है। ये सेंसरी न्यूरॉन देखो जाता है और कहाँ जा रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है। अब जैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर ने इसको सेंस किया और सेंस के थ्रू उसको ब्रेन में भेज दिया, तो ब्रेन से मैसेज आता है किसके पास, ब्रेन से मैसेज आता है दोनों के पास। ब्रेन मैसेज जो है हमारा, वो जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर, इसकी वॉल जो है, इसको भी करता है। और सेम टाइम पे हमारा यहाँ पे जो ये यूरेथ्रा होता है ना, ठीक है, जिसके थ्रू यूरिन बाहर पास होता है, यहाँ पर एक ना स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब हम स्फिंक्टर तो बहुत बार कर चुके हैं, स्फिंक्टर एक ओपनिंग की तरह होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं कि ब्रेन से जब मैसेज आता है, एक तो वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को मैसेज देता है, और दूसरा हमारा स्फिंक्टर को भी, जो यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं यूरेथ्रा के साथ, इनको भी मैसेज करता है। अब दो मैसेज आए हैं, किस लिए मैसेज आए हैं, यूरिन को पास करने के लिए। अब ध्यान रखना, अभी हम ओनली बात कर रहे हैं अगर हम यूरिन पास कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं फिर तो स्ट्रेच रिसेप्टर होने के बाद ब्रेन से मैसेज आएगा, लेकिन हम इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अब हमें यूरिन पास करना है, तो देखिए जो हमारी ये डेट्रूसर मसल है, जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी। ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अंदर देखो, अभी तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, फुल होने पे ये मसल्स एकदम अंदर की तरफ आ जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगी, हमारा यूरिन नीचे की तरफ आएगा। अब ये जो स्फिंक्टर होता है ना हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो आप इधर देख पा रहे हो, ये स्फिंक्टर हमारा रिलैक्स हो जाता है, और जैसे रिलैक्सेशन होती है ये ओपन हो जाता है। अदरवाइज यूरेथ्रा तो हमारा क्लोज ही होता है ना नॉर्मल वाली कंडीशन में। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है इसने इसको पूरा सा बंद बंद करके रखा होता है। लेकिन जब हमारा ब्रेन से मैसेज आता है, उसके बाद ये स्फिंक्टर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मतलब ये भी मसल से बना होता है। तो यहाँ पे जो मसल है, ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम यूरिनेशन कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल है, इनके अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगी, लेकिन जो ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर जो मसल है, इनके अंदर यहाँ पे रिलैक्स होगी, ये रिलैक्स हो जाएगी। और रिलैक्स होने के साथ क्या होगा, यूरिन हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो प्लीज आप अच्छे तरीके से उसको समझ लो। क्या मैंने कहा कि सबसे पहले जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये मसल से बना होता है, इसकी वॉल मसल्स से बनी हुई है, और इस वॉल में ही स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है, फुल होने के बाद ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, सेंस कर लेते हैं। सेंसिटिव न्यूरॉन से हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं। ब्रेन वापस बाद में मोटर न्यूरॉन से क्या मैसेज भिजवाता है कि डेट्रूसर मसल यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दो, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है यहाँ पे रिलैक्सेशन कर दो, ताकि यूरिन क्या हो सके, पास हो जाए यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये ही था हमारे पास मिक्सचुरेशन क्या होता है। अब बाकी कुछ यहाँ पे डेटा है कि जो भी हम यूरिन पास करते हैं, एक दिन का 25 से 30 ग्राम यूरिया हम एक्सक्रीट करते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि हमें यूरिन में यूरिया ही तो पास करना है, और साथ में हमें नाइट्रोजनस वेस्ट को भी पास करना है। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचुरेशन हमारे पास क्या कह रहा है, द यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन। सबको पता है नेफ्रॉन ही यूरिन बनाते हैं। अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे वो टेम्परली स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है, टिल अ वॉल्यूंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब तक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक वॉल्यूंटरी सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, तब तक हम यूरिन को पास नहीं कर सकते हैं। अब ये सिग्नल कैसे इनिशिएट होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा वो इनिशिएट कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले कैसे इनिशिएट हो रहा है, वो क्या कह रहा है, स्ट्रेचिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच कब होता है, जब वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है यूरिन से। तो इन रिस्पॉन्स स्ट्रेच रिसेप्टर, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, किसकी वॉल पे, ब्लैडर की वॉल पे। वो सेंड करते हैं सिग्नल टू द सीएनएस।
क्या कहा, सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, सिग्नल कहाँ पे इनिशिएट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वहां पे स्ट्रेचिंग हुई जब, और स्ट्रेचिंग कब हुई, जब वो पूरा फिल हो गया था। इसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो सेंड करते हैं सिग्नल सीएनएस को। अब सीएनएस वो सिग्नल किसको पास करता है, पास ऑन द मोटर मैसेज टू इनिशिएट द, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर। वहां पे जो डेट्रूसर मसल्स होती है ना, ये स्मूथ मसल्स होती हैं, तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, बट साइमल्टेनियसली क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन होगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, जो रिलीज करवाएगा यूरिन को। तो इसी प्रोसेस को, रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं मिक्चुरेशन, जो हमारा न्यूरल मतलब हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉज इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो ये कह रहे हैं कि एक जो एडल्ट ह्यूमन है वो एक दिन के अंदर 1 से लेके 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है। तो एक दिन में एवरेज ये माना गया है कि हम 1 से लेके कितना 1.5 लीटर यूरिन को पास करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब में 1 से इतनी वैल्यू, किसी किसी में 2 भी, किसी किसी में 3 भी है, बट हम एक एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यूरिन जो बनता है वो क्या होता है, लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ध्यान रखना पीएच इसका क्या है 6 होता है, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, मतलब उसकी एक स्मेल होती है। अब उस यूरिन के अंदर एक दिन में हम कितना यूरिया अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, 25 से 30 ग्राम का यूरिया हम एक्सक्रीट करते हैं पर डे। सो वेरियस कंडीशन, अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो हमारे यूरिन को अफेक्ट कर सकती है। अब वो हमें कब पता चलता है, जब हम अपने यूरिन की एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा यूरिन आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, उसके बाद जब रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारे यूरिन में कभी भी नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, जो पर्सन डायबिटीज से सफर करते हैं उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है कि वो ग्लूकोज अब यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाता है बाहर, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो यहाँ पे वो क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज किसमें होना, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज हमें मिल रहा है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। और अगर कीटोन बॉडीज होती है हमारी यूरिन के अंदर उसको बोलते हैं कीटोनूरिया। तो ये सारे किसके इंडिकेटिव होते हैं, डायबिटीज मेलिटस के, कि हम किसके शिकार हैं, डायबिटीज मेलिटस के, जो एक काफी बड़ी बीमारी होती है। इसके बारे में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, डायबिटीज सबने सुना ही होगा कि जब हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट हो और कीटोन बॉडीज हो, तो वो किसके इंडिकेटिव होते हैं, डायबिटीज मेलिटस के इंडिकेटिव होते हैं। तो ये था हमारे पास मिक्चुरेशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। बता दीजिए समझ आ गया है मिक्चुरेशन क्या है। ठीक है, अगर मिक्चुरेशन समझ में आ गए तो लास्ट अब हमारे पास यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यूरेमिया। अब ये यूरेमिया क्या होता है, सिंपल सी बात है, यूरेमिया वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर का मतलब क्या है, आप सबको इतनी क्लासों में ये तो पता चले क्या होगा कि किडनी का काम क्या है। सबको पता है किडनी का काम है जो यूरिया है उसको ब्लड से फिल्टर करना और हमारी बॉडी से बाहर निकालना, यही काम दिया हुआ है हमने किडनी को। अगर किडनी यूरिया को ब्लड से बाहर ना निकाल पाए तो हम क्या बोलेंगे, किडनी फेलियर, कि जो उसको काम दिया है उसमें वो फेल हो गई है, अपना काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे यूरेमिया वही कंडीशन होती है, क्या है वो कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट हो गया है जो क्या लीड करता है, किडनी फेलियर। अब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, अब ब्लड के अंदर
यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, इसी को बोलते हैं यूरेमिया। और इसकी वजह से क्या होता है, लेड टू किडनी फेलियर, एक ही बात है। तो पहला डिसऑर्डर हो गया यूरेमिया, सेकंड डिसऑर्डर है रेनल कैलकुलाई। आप सबने सुना होगा कई बार किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, आपने सुना होगा उनकी किडनी में पथरी नहीं आई है, तो ये पथरी होती है, इसी को बोलते हैं रेनल कैलकुलाई। अब प्लीज ध्यान रखना, जो आप सुनते हो ना कि किडनी के अंदर उनके स्टोन हो गया है, ये वो वाला स्टोन नहीं है जो हम बाहर देखते हैं, पत्थर वगैरह, ये वो स्टोन बिल्कुल भी नहीं होता है। आप हमेशा अक्सर सुनते हो कि उनकी पथरी हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट प्लीज ये वो रॉक का बना हुआ स्टोन नहीं है जो हमारी किडनी के अंदर आ गया है। आपको सोचो कैसे आ सकता है, इतनी छोटी छोटी तो कैपिलरीज होती हैं, इतना मतलब उनका साइज छोटा होता है, तो स्टोन थोड़ा मूव करेगा। बट पता है क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन होती है, उनके क्रिस्टल बन जाते हैं, और क्रिस्टल बनते बनते उनकी बॉल बन जाती है, उसी को बोलते हैं कैलकुलाई। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये कैल्शियम के बने हो सकते हैं, ये ऑक्सालेट के बने हो सकते हैं, जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इजिली सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऐसे तो हो भी जाते हैं बट ज्यादा नहीं। अगर इजिली सॉल्युबल होगा तब तो हम क्या करेंगे, तब तो इजिली हम उसको पास कर सकते हैं। इसीलिए जिनको भी किडनी के अंदर स्टोन होता है उनको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पियो, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे उतना आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे, तो उतने चांसेस हैं कि जो भी स्टोन आपके अगर वहां पे बन चुका है तो धीरे धीरे रिमूव हो सकता है। तो रेनल कैलकुलाई क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल मास, किसका, क्रिस्टलाइज सॉल्ट का। तो जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक ऑक्सालेट है, ये भी सॉल्ट है, फॉस्फेट ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, काफी सारे सॉल्ट होते हैं विद इन द किडनी, जिनको बोलते हैं रेनल कैलकुलाई। तो ये दो तो बहुत इजी थे। थर्ड आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको कॉमनली हम नेफ्राइटिस भी बोलते हैं। नेफ्राइटिस में भी क्या होता है कि जब हमारी किडनी प्रॉपर ढंग से प्रॉपर क्या नहीं कर पाए, ब्लड को फिल्टर ना कर पाए। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का, और किडनी में भी किसका काम है, किडनी में काम है नेफ्रॉन का। आप सबको पता है नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। जब नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अफेक्ट हो जाएं और वो अपना काम करना अच्छे ढंग से मतलब उसको परफॉर्म ना कर पाए, आप ये समझ लो कि बॉडी फ्लूइड या तो बहुत एक्सेस हो गया या तो हुआ ही नहीं, उसी को बोलते हैं नेफ्राइटिस, और उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये नेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। मतलब आप सबको पता है ये जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन होता है वही ब्लड को फिल्टर करवाता है, अगर वही अफेक्ट हो गया तो क्या होगा, प्रॉपर ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये भी काफी ज्यादा इजी था। अब आती है कि मान लेते किडनी फेलियर हो गया, जो हमने सबसे पहला केस पढ़ा था, यूरेमिया हो गया है, यूरिया हमारे ब्लड से बाहर जा नहीं रहा है और किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। अब उस केस में हम क्या करवाते हैं, आप सबने सुना होगा, उस केस में हम करवाते हैं डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं और इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने अगर कभी सुना हो कि एक जो भी पेशेंट इससे सफर करता है यूरेमिया से या किडनी फेलियर से, वो हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे तो हम कहते हैं उनका ब्लड क्लीन होता है। तो ब्लड क्लीन होने का मतलब क्या है कि उनके ब्लड में जो यूरिया एक्यूमुलेट है उस डायलिसिस से क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन ही वही बोली गई है कि इन पेशेंट विद यूरेमिया, जो किससे सफर करें, यूरेमिया से सफर करें, यूरिया को हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय दी हीमोडायलिसिस, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ये मैकेनिज्म ये देख लेते हैं, आप डायग्राम देख लो कि हम क्या करते हैं। जो पेशेंट है, देखो यहाँ पे ये पर्सन, ये पेशेंट है, हम यहाँ पे जो उनकी आर्टरीज हैं, आर्टरी से उनके इनके ब्लड को निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लड को निकाल रहे हैं। ब्लड पंप करने के लिए यहाँ पे मशीन भी होती है, यहाँ पे एक डायलाइसर होता है, ध्यान रखना, ये डायलाइसर पूरे हमारे किडनी की तरह काम कर रहा है।
जैसे हमारी बॉडी में यूरिया को रिमूव करने वाला कौन है, किडनी ही है। उसी तरीके से जब हम डायलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट चीजें हैं, मतलब अनवांटेड चीजें हैं, उनको हम डायलिसर की हेल्प से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पेशेंट को यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे सिरिंज लगाई, यहाँ पे कनेक्ट किया किससे, डायलिसर से। अब जब ब्लड हम पेशेंट से लेते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो ब्लड हमने लिया है वो वहाँ पे वो क्लॉट ना हो जाए, क्लॉटिंग ना हो जाए। तो क्लॉटिंग के लिए हम वहाँ पे हिपैरिन डालते हैं। हिपैरिन एक केमिकल होता है जिसका हम यूज करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट होने के लिए। इसके बाद देखिए डायलिसर में सारा काम हो गया। ये समझ लो कि डायलिसर ने वो काम कर दिया कि पूरे जो भी ब्लड हमारा आया था मतलब क्लीन होने के लिए, वो उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन होने के बाद हम उसको वेन्स के अंदर भेजते हैं दोबारा पेशेंट के अंदर और हम इंजेक्ट करवा देते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया कि डायलिसिस कैसे कैसे होती है। आपने ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, एज इट इज वही डायग्राम है कि देखो ये पेशेंट है, पेशेंट की ये आर्टरी होती है और उनसे हम क्या निकालते हैं, उनसे हम ब्लड निकालते हैं किसके लिए, फॉर द क्लीनिंग पर्पस। यहाँ पे आर्टरी का प्रेशर हमें मॉनिटर करना है, उसके लिए ये भी होता है। फिर हम ब्लड को पंप करवाते हैं, ब्लड क्लॉट ना हो जाए इसके लिए हम हिपैरिन डालते हैं, और उसके हमारे पास एक डायलिसर होता है जिसका हम यूज करते हैं उस ब्लड को क्लीन करने के लिए। और बाद में हम उस ब्लड को दोबारा क्लीन ब्लड को किस काम भेज देते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर हमको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल डायग्राम थे जो जो अभी अभी मैंने आपको बताया। आप प्लीज दोबारा भी देख लो, सारी बातें वही है। ब्लड लिया हमने डायलिसिस के लिए, एट्रिया प्रेशर मॉनिटर किया, ब्लड को पंप किया, हेपारिन डाल दिया ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। डायलिसिस डायलिसिस यहाँ पे फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं, डायलिसिस ने फिल्टर मतलब फिल्टर से क्लीन कर दिया, और बाद में क्या होगा, दोबारा हम उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये था हमारे पास डायलिसिस। तो यहाँ पे जो हमारा डायलिसर होता है ना, यहाँ पे ये डायलिसर का ही डायग्राम है। मुझे लगता है आपने ये 10th में भी किया होगा, 10th में भी शायद हमारे पास आता है ना, छोटा सा पोर्शन आता है इसका। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि 10th में भी हम ये ना डायलिसिस वाला प्रोसेस करते हैं, और वहां पे ये डायग्राम तो बना होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला डायग्राम है, ये हमारे पास डायलिसर के अंदर वाला डायग्राम है। हाँ वही कह रहा हूँ, 10th में था ना, वही, हाँ वही कह रहा हूँ 10th में, क्योंकि मैंने भी 10th वालों को पढ़ाया था कुछ टाइम, इसलिए मुझे याद है कि 10th में भी ये वाली चीजें आती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारे पास, जो अभी मैंने आपको वो डायलिसर दिखाया था कि ऐसा डायलिसर है और वही हमारे ब्लड को क्लीन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए डायलिसर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। डायलिसर के अंदर देखिए, अगर आप समझो यहाँ पे तो दो ट्यूब है, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे दो ट्यूब, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या काम किया, सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड है, ऐसे तो हमन जो जो डायलिसिस होती है, कई की डायलिसिस तो हर रोज होती है, और कई की डायलिसिस मतलब हफ्ते बाद होती है, कई बार महीने बाद भी होती है। वो डिपेंड करता है उनकी किडनी के ऊपर कि उनकी किडनी कितनी खराब हो गई है। कई बार तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत किडनी काम करती है, लेकिन कई बार तो बिल्कुल काम करना बिल्कुल ही बंद कर देती है। तो ये देखा गया है कि जो डायलिसिस होती है, कई बार वो मंथ के बाद होती है, ठीक है, कई बार एक हफ्ते के बाद होती है, और कई बार हर रोज भी होती है किसी किसी पेशेंट में। वो डिपेंड करता है। मान लेते हैं किसी की बॉडी मतलब किडनी बस पूरा ही वो कर रही है, मतलब काम कर ही नहीं रही है, बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रॉम द बॉडी, जो पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड आ रहा है। अब आप सबको पता है कि जो बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल नजर आ रहे हैं गोले गोले से, ये हमारे पास क्या है, दे आर सॉल्यूट पार्टिकल, या ये समझ लो आप ये वेस्ट चीजें हैं जो हमें इस ब्लड से रिमूव करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब और है, देखो साथ में, हमने जो उसके साथ में, और बीच में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बीच में हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और ये मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे वेस्ट चीजें हैं ब्लड के साथ साथ, और एक ट्यूब हमने एक और ली है, इसमें क्या चीजें हैं, इसमें भी सारी की सारी चीजें वो हैं जो यहाँ पर थी,
एक्सेप्ट दिस वेस्ट। जो हमारे ब्लड में वेस्ट के अलावा बाकी सारा पोर्शन होता है, हमने यहाँ पे सारा का सारा वो कर दिया। मेजोरिटी ऑफ हम यहाँ पे प्लाज्मा की बात करें, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें क्या वेस्ट है, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है। तो आप सबको पता है कि अगर हमने अगर यहाँ पे 2 फ्लूइड लिए हैं और ये वाला फ्लूइड क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे वेस्ट चीजें ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा वेस्ट होगा वो अपनी, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है या है ही नहीं, तो चीजें हमारे पास हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी। और यहाँ पर भी ऐसे होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ये हमारा इधर की तरफ मूव कर जाता है। और जैसे जैसे वो मूव करता है वैसे वैसे हमारा ब्लड क्या होता रहता है, क्लीन होता रहता है। और हम यहाँ पे देखिए ब्लड देखो क्लीन हो रहा है और ये चीजें देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है सॉल्यूट। अब यहाँ पर हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेश डायालाइसेट। अब ये फ्रेश डायालाइसेट हम इसको भेजते जा रहे हैं, क्योंकि ये हम क्यों भेज रहे हैं, ताकि वो डाइल्यूट होता रहे और यहाँ से सारी चीजें रिमूव होती रहे। तो हमारा ब्लड क्लीन हो जाएगा और क्लीन करने के साथ साथ हम बाद में उसको उस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे थ्योरी को प्लीज अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या क्या बातें बोली गई है कि आर्टिफिशियल किडनी में हम क्या क्या काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, द डायलाइजिंग यूनिट। हमारे पास क्या है, डायलाइजिंग यूनिट है, उसके पास एक कॉइल्ड सेलोफेन की ट्यूब होती है। जो मैंने ट्यूब अभी आपको दिखाई थी वहां तो ओनली स्ट्रेट थी, पर वो क्या होती है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, जो किससे सराउंडेड होती है, डायलाइजिंग फ्लूइड से। तो फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसके पास having same composition of plasma except the nitrogenous waste। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी से ब्लड आ रहा है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उसी को तो हमें रिमूव करना है। लेकिन जो डायलाइसिंग फ्लूइड हमने लिया है उस फ्लूइड में प्लाज्मा की पूरी कॉम्पोजिशन है, जो ब्लड का पार्ट होता है, बस वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो ब्लड को हम कहाँ से ड्रेन करते हैं, कन्वेंट आर्टरी से। आर्टरी से हम ड्रेन करते हैं, कहाँ पे पंप करते हैं, डायलाइजिंग यूनिट में। और आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक दी हिपैरिन, हिपैरिन भी हम वहां पे ऐड करते हैं ताकि ब्लड वहां पे क्लॉट ना हो जाए। अब हमारे पास जो वहां पे सेलोफेन की जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमने कहा कि कॉइल्ड मेम्ब्रेन है डायलाइजिंग यूनिट के अंदर, जो मैंने आपको वो दिखाई थी ना ये वाली, तो इसको बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो सेलोफेन की जो ट्यूब है ये क्या होती है, पोरस होती है इसकी मेम्ब्रेन। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ करेगी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपनी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कौन, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब एक में तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से लिया था, दूसरा हमारी बॉडी से आ रहा है, तो वही बात है कि वो अपनी हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे एब्सेंट है, डायलाइजिंग फ्लूइड में। और नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ पे दोबारा प्लीज इस डायग्राम को देख लो। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर ये राइट वाले पे, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और ये हमारी बॉडी से ब्लड आ रहा है यहाँ पर है, तो हमें इसको यहाँ इसके अंदर शिफ्ट करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया हुआ है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है लेकिन राइट साइड में है ही नहीं, तो अपने हाई से वो लो की तरफ यहाँ पे मूव करेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में एब्सेंट है, तो इसलिए ये सब्सटेंस वहां पे फ्रीली मूव आउट करेंगे और क्लियर कर देंगे ब्लड को। तो क्लीन ब्लड को या क्लियर ब्लड को हम दोबारा बॉडी के अंदर भेज देंगे, किसके थ्रू, वेन के थ्रू, आफ्टर एंडिंग दी एंटी हिपैरिन टू इट। अब सोचो जब हमने ब्लड लिया था उस टाइम पे हमने हिपैरिन डाला ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, वो जम ना जाए। लेकिन जब हम पेशेंट की बॉडी में दोबारा ट्रांसफर करें उस टाइम पे हम एंटी हिपैरिन डालते हैं कि ऐसा ना हो कि उनकी बॉडी में जाके मतलब वो आपका कि मतलब वो हद से ज्यादा ही वो पतला ना हो जाए, उसकी थिकनेस थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ब्लड की। वो वापस हम डाल रहे हैं तो उस टाइम पे एंटी हिपैरिन डालते हैं और जब लेते हैं तो उस टाइम पे हिपैरिन डालते हैं। अब जब ये वाली कंडीशन आ जाती है आर्टिफिशियल किडनी वाली, हीमोडायलिसिस वाली, अब पर्सन कितना टाइम डायलिसिस करवाए, खुद सोचो आप। अगर तो हमें हफ्ता, अगर सोचो अगर हमें 1 वीक के बाद भी जाना पड़ रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हर हफ्ते में हॉस्पिटल जाना है ओनली अपने ब्लड को क्लीन करने के लिए। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है क्या है, एकदम परमानेंट मेथड। जब किडनी खराब हो ही गई है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब बस एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी भी डोनर से किडनी को लो और अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर दो।
लेकिन हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारे काफी क्लोज रिलेटिव होते हैं उन्हीं से ही हम किडनी को ले सकते हैं। डोनर वही हो सकता है जो डोनेट करता है, क्योंकि अगर हम किसी बहुत दूर के पर्सन की बॉडी से किडनी लेते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, कई बार वो एक्टिवेट हो जाती है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती उस ऑर्गन को। अब ये वाला पोर्शन की एक्सेप्ट नहीं करती, इसका रीजन क्या है, यहाँ +2 में पढ़ोगे जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, करेक्शन ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर, जहां पे हमारी किडनी पूरी तरीके से खराब हो गई है। फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम अ डोनर। अब डोनर से हम एक जो ढंग की किडनी को लेते हैं, और इट इज बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव। तो सबसे बेटर क्या है कि हमें किडनी को कहाँ से रिसीव करना चाहिए, क्लोज रिलेटिव से, ताकि मिनिमम चांस हो रिजेक्शन का बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। तो जिसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है वो मतलब जो वो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हमने मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट हमें करना है उसमें वहां पे कोई भी रिजेक्शन हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि मतलब चांसेस वही होने चाहिए, मतलब बेटर यही है कि क्लोज से क्लोज हम किडनी को लें या कोई भी ऑर्गन लें जब भी हमें ट्रांसप्लांट करवाना होता है। तो आई होप आपको सारी बातें इधर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बस यहाँ पे छोटा सा टॉपिक रहता है, मेरे पास पीपीटी में है नहीं, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके पढ़ा देती हूँ, एनसीईआरटी ओपन कर लेती हूँ मैं। कि एक तो आपने देखा यहाँ पे कि जो हमारी किडनी है, किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है, लेकिन हमने क्या देखा है कि किडनी के अलावा हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन और भी हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे आप लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्किन हो गई। अब बहुत फेमस एग्जांपल लेते हैं, आप सबने देखा होगा कि हमें पसीना आता है, तो जब पसीना आता है हमें, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट बाहर निकालते हैं। तो स्वेट में क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट भी होता है, तो वो भी एक्सक्रीशन ही है। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी स्किन में बहुत बार क्या ऑयल निकलता है, तो ऑयल कहाँ से निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, ऑयल का सिक्रीशन करते हैं। और इसके अलावा लंग्स CO2 बाहर निकालता है, तो CO2 भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही, वो हमारी बॉडी का वेस्ट ही तो है। तो ये वाला स्लाइड में कवर नहीं था इसको, इसलिए मैं यहाँ से करवा रही हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, द रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। किडनी तो मेन एक्सक्रीशन में हेल्प करती ही करती है, लेकिन किडनी के अलावा लंग्स हो गए, लिवर हो गया, स्किन हो गया, ये भी एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। अगर हम बात करते हैं हमारे लंग्स की, तो आप सबको पता है हमारे लंग्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में CO2 को बाहर निकालते हैं। और ये कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर हम 200 ml CO2 बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, पर मिनट, 1 मिनट में कितना CO2 बाहर निकालते हैं, 200 मिलीलीटर। तो ये कह रहे हैं कि ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर एवरी डे। जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं ना, एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल करने के साथ साथ क्या होता है कि कुछ वाटर वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास एक्सक्रीशन ही है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। अब लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, सबको पता है। अब बाइल के अंदर सोचो क्या क्या चीजें होती है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है जो पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अलावा बहुत सारे डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं, विटामिन होती है, ड्रग्स होती हैं। तो इन सब को हमारी बॉडी से डाइजेस्टिव वे से मतलब बाहर निकालने का काम लीवर ही करता है। तो मोस्ट जितने भी सब्सटेंसेस हैं अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो ध्यान रखना है, लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लीवर भी करता है, और हमारी स्किन भी करती है। स्किन में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। तो स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड इन द स्किन किसको एलिमिनेट करती है, सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू द सिक्रेशन। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होता है जो स्वेट को बाहर निकालता है। अब जो स्वेट बाहर आता है, प्लीज ध्यान रखना, उसमें वाटर ही नहीं होता, उसमें वाटर के साथ साथ NaCl सोडियम क्लोराइड भी होता है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें थोड़े अमाउंट में यूरिया भी होता है। प्लीज इस लाइन को अच्छे तरीके से नोट कर लो, जो स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड से, उसमें क्या क्या होता है, उसमें NaCl होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है, और कुछ अमाउंट में उसमें लैक्टिक एसिड भी होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड जब हमारे पास स्वेट प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, वाटर होता है, NaCl होता है,
यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है। ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं। दो प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट का, इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, ताकि हमारी बॉडी को वो ठंडा रखे। इसके अलावा लेकिन वो क्या करता है, कुछ चीजें वो रिमूव भी करता है। सीबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। जितना भी ऑयल हमारी बॉडी से निकलता है वो सारा सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू निकलता है। तो ये क्या एलिमिनेट करते हैं, सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। हम आपने नोटिस किया होगा हमारी जो ईयर होते हैं, ईयर से भी एक वैक्स प्रोड्यूस होती है, वो सारे सीबेशियस ग्लैंड ही है। So this secretion provide a protective oily covering for the skin. Do you know that small amount of nitrogenous waste could be eliminated through the saliva too? तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो हमारा स्लाइवा होता है ना, जो स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये भी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, किडनी के अलावा लंग्स, लिवर, स्किन भी एलिमिनेशन का काम करते हैं। किस चीज का एलिमिनेशन का, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर था, चैप्टर हो गया है आपका फिनिश। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर अब आप पूछ सकते हो। आज हमने आपका मिक्सचुरेशन कर लिया है, इसके अलावा डिजीज थी, डिजीज भी हमने कर लिया आपकी।